नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो दिल्ली से एक कॉल चली और पहुंच गई बिहार। अब इसे लेकर खूब कयासबाजी हो रही है कि आखिरकार अमित शाह ने जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कॉल किया उसमें क्या बातचीत हुई। क्या बिहार का राजनीतिक समीकरण फिर से बदलने वाला है? क्या कोई उलटफेर फिर से होने वाला है? क्योंकि 2024 के चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में बिहार महत्वपूर्ण राज्य है और वहां की सियासत हर कोई साधना चाहता है, तो बीजेपी पीछे कैसे? इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो बातचीत हुई है उसमें क्या बातचीत हुई है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। संजीव जी, क्या बातचीत हो रही है आजकल? दिल्ली और बिहार पास में आने लगे हैं। गठबंधन टूटने के बाद पहली बार कॉल किया गया और जो जानकारी सार्वजनिक पटल पर रखी गई सिर्फ वो जानकारी देने के लिए किया गया हो कॉल, ऐसा नजर तो नहीं आता है। देखिए, बिहार में गवर्नर बदले गए तो 13 राज्यों में गवर्नर बदले गए और 13 राज्यों में जो गवर्नर बदले गए तो जो परंपरा है उसके अनुसार राज्य को सूचित किया जाता है कि आपके यहाँ हम वो दो तरह से होता है। एक तो मान लीजिए कि अधिकारीगण वहाँ से संबद्ध अधिकारी को संपर्क करते हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी बता देते हैं। एक फॉर्मल और बाकी जो कागजी आदान प्रदान होता है वो तो होता ही है, क्योंकि नए गवर्नर का वहाँ पहुँचना और उसके बाद शपथ ग्रहण या फिर मान लीजिए कि वो उनका आना और वो जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए सूचित करना तो ज़रूरी है। पर कभी कभी गृह मंत्री, चूँकि ये गृह मंत्रालय राष्ट्रपति का जो आदेश होता है, गृह मंत्रालय उसकी तामील करता है, तो उसके ज़रिए गृह मंत्री भी बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री से। तो 13 राज्यों में बिहार भी था और मौका भी था बातचीत का, और बातचीत हुई। गृह मंत्री जी ने नीतीश जी को फ़ोन लगाया शनिवार को, ये फ़ोन दिन में गया और शनिवार का जो फ़ोन कॉल था इसके बारे में जानकारी सोमवार को नीतीश जी ने खुद दी। और वो आजकल समाधान यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने राज्यपाल पर बात हुई थी। रिपोर्टर्स ने राज्यपाल के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने अमित शाह जी के बारे में बताया कि उन्होंने हमें बताया कि राज्यपाल बदले गए हैं। बताया जा सकता है, बताया उन्होंने। और ये भी कहा कि हम गृह मंत्री जी का फ़ोन आया था, राज्यपाल के बारे में बताया उन्होंने, लेकिन राज्यपाल जो हैं वो अपना 5 साल का कार्यकाल 6 साल का पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे 5 साल कोई भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये देखिए 3.5 साल ही फागू चौहान साहब करके चले गए, राजेंद्र आर्लेकर जी आ रहे हैं। अब ये जो बातचीत है, ये बातचीत अपने आप में बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि बाकी के राज्यों से तो इस तरह की जानकारियां नहीं आई हैं कि गृह मंत्री ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, 13 राज्यों में हुई है ना, तो एक राज्य की तो जानकारी आ गई, 12 राज्यों में मुख्यमंत्रियों को फ़ोन करके सूचित किया है और वो मुख्यमंत्री ये जानकारी लेकर के कहीं और से नहीं सामने आए। हो सकता है किया हो सकता है नहीं, लेकिन नीतीश जी ने किया है। दूसरी बात यह है कि 10 अगस्त 2022 को नीतीश जी लेटेस्ट पलटी खाए थे और सरकार बनी थी। मुख्यमंत्री चूँकि कई बार पलटी खा चुके हैं बिहार के, तो इसीलिए इसको सबसे ताज़ा पलटी माना जा सकता है। तो उसके पहले 7 तारीख को 7 अगस्त को अमित शाह और नीतीश जी की बात हुई थी। तो शाह साहब और इनकी बातचीत हुई नीतीश जी की, तो उसमें अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट पूछा था कि भाई आप कहीं पलटी तो नहीं मार रहे? 7 तारीख की बात है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल नहीं मार रहा हूँ पलटी। डिनाई किया इस बात को उन्होंने। 9 तारीख को पलटी मार दिया और 10 तारीख को सरकार बन गई और तेजस्वी यादव और वो खुद सीएम तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम। अब 3 दिन में देखिए कितना सब कुछ बदल गया। तो इसीलिए ये एक सामान्य फ़ोन कॉल भी नीतीश जी के केस में ज़रा असामान्य लगता है। शनिवार को कॉल आता है, सोमवार को इस बात की जानकारी होती है और इस बीच जो गठबंधन के सबसे बड़े नेता ही कहें, क्योंकि उनके बेटे ही उप मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव भी आ गए हैं। उनका आना और उससे पहले कॉल का आना, ये क्या कोई संयोग लगता है? क्या है ये?
देखिए, लालू यादव तो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, किडनी बदली गई है। तो मैं बात कर रहा था आरजेडी के नेताओं से, उनके परिवार के एक सदस्य से भी, लालू जी के परिवार के सदस्य से भी मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा तो बोले कि अभी तो लोगों से मिलना ही मुश्किल है। हालांकि वो चाहते हैं कि लोगों को बुलाइए, बात करना है, प्रेस को बुलाइए। अभी दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने कहा है धूप में कुर्सी लगाएं और बैठा जाए। लेकिन चूंकि डॉक्टर मना कर रखे हैं, उन्होंने कहा है कि आपको एकदम इन्फेक्शन का ख़तरा है और बॉडी में जो प्रतिरोधक क्षमता है वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद घट जाती है, इम्यूनिटी। तो आपको एकदम किसी से मिलना नहीं है और मास्क लगा कर रहना है। तो उनका मन तो मचल रहा है, राजनीति जिस तरह से वो करते हैं। और बहुत से ऐसे बड़े बड़े मसले हैं जो कि लालू जी के इंतज़ार में हैं, अभी तक निर्णय नहीं हुए हैं। उसमें मंत्रिमंडल का फेरबदल है और भी बहुत सी बातें हैं। तो ये बात कि उनका आना जो है वो राजनीति में बिहार के हलचल पैदा करेगा, ये बहुत स्पष्ट है, सामान्य है। लेकिन अभी लालू यादव बिहार नहीं जा रहे हैं। लालू यादव जब तक सक्रिय पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाते और सक्रिय नहीं हो जाते, उससे पहले ही खेल कर दिया जाए, क्या ऐसी कोई आपको लगता है सुगबुगाहट, फोन कॉल करके या फिर कुछ समझाने की, मनाने की, क्या कोई कोशिश हो सकती है? क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वो राज्य इम्पोर्टेंट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 40 सीटें वहाँ से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जिस तरह से सीटें लेकर वहाँ से और केंद्र की सरकार बनाई थी, बहुत इम्पोर्टेंट है वो राज्य। तो अब देखिए, नहीं जा सकते। लालू जी आ गए हैं, लालू जी के परिवार की तरफ से बताया गया है कि वो पटना अभी नहीं जा रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी बताया गया कि कोई ऐसा निर्णय नहीं है जो लालू जी की अस्वस्थता के कारण रुका हुआ है। तो जो चीज़ें रुकी हुई हैं बिहार में, आप समझिए कि उन्हें रोकने का भी एक फैसला के तहत रुकी हुई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि लालू जी समय नहीं है और ध्यान नहीं दे पा रहे। हमें बताया गया कि वो इतने सक्रिय हैं कि जब उन्हें पता चला कि शरद जी का देहांत हुआ है तो अस्पताल के बेड से 2 घंटे के भीतर सबसे शुरुआती नेताओं में उन्होंने संदेश, ये जो होता है सद्भावना का और शोक संदेश जो होता है बाहर, क्योंकि उनको लगा कि ये भाई जैसा नेता हमारा था। हालांकि दोनों इलेक्शन लड़ चुके थे एक दूसरे के खिलाफ, लालू जी को हरा दिया था शरद यादव ने, लेकिन वो सक्रिय हैं, ऐसा नहीं है कि वो सक्रिय नहीं है। और कोई चीज़ अगर छोड़ी गई है तो वो छोड़ी गई है। दरअसल क्या है कि ये जो 6 महीने चले हैं सरकार के 180 दिन, तो ये बहुत ही बम्पी राइड जिसको कहा जा सकता है, बड़े उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती हुई ये सरकार चल रही है। 2 मंत्री, 2 विकेट गिर गया, बनते बनते के साथ कार्तिक मास्टर, जब वो थाने में उनका आनंद सिंह के जो ग्रुप के सदस्य हैं उनका विकेट गया, और उसके तुरंत कानून मंत्री थे। और उसके बाद फिर सुधाकर सिंह अपने बयानों के लिए, जिन्होंने नीतीश जी को ही रेंज में लेना शुरू कर दिया अपने बयान, उनके मंत्रिमंडल में रहने के बावजूद। तो बहुत कुछ सामान्य तो नहीं है। एक एमएलए जो थे वो चले गए, किसी स्कैम में कन्विक्शन होने के बाद वो चले गए। 3 उपचुनाव हुए तो गठबंधन ऐसा लगता था कि अजय अपराजय है। अब वो गठबंधन जो है वो 3 में से 2 बाई इलेक्शन हार गया। आप सोचिए, जिनकी सरकार है उनके उम्मीदवार हार रहे हैं, और वो तब जब सारी शक्तियां एक तरफ हैं, भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ है। तो क्या नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो नीतीश जी के साथ एनडीए छोड़ करके आरजेडी की तरफ नहीं गया है क्या? ये प्रश्न जो है आज की तारीख में बड़ा भयंकर प्रश्न है। बिहार की सतही बातें कह लीजिए, गहराई से कही जाने वाली बातें कह लीजिए, हर सर्कल में ये चर्चा हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी का वोट बैंक जो 15% या 17% कहा जाता है कि वो नॉन यादव ओबीसीज में उनका वोट बैंक है। तो ये वोट बैंक कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे आदत लग गई कि बीजेपी के साथ वोट करना है। 17 साल तो उसी के साथ, या जितने दिन भी साथ रहे हैं, 2005 से लेके अब तक, बीच में एक छोटा काल अलग हुए थे, तो उसे आदत पड़ गया कि भाई कमल छाप के साथ वोट करना है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें से एक हिस्सा उधर ही रह गया है, क्योंकि ये बाई इलेक्शन कैसे हार गए, आरजेडी और जेडीयू के सम्मिलित उम्मीदवार, कैसे ऐसा हो गया गोपालगंज में और ये बाद में कुढ़नी में। तो ये एक चिंता जो है ये जेडीयू के नेताओं को भी है। दूसरी चिंता ये हो रही है कि पिछली दफ़ा जब चुनाव 40 सीटें आपने कहीं हैं वहाँ पे, तो जो बंटवारे की संख्या थी, भारतीय जनता पार्टी को 40 में से
सीटें दी गई और जेडीयू को दी गई। दोनों ने बहुत अच्छी जीत रजिस्टर की, बहुत अच्छे से, और 39 सीट्स दोनों का मिला करके आप समझ लीजिए कि वहाँ मिला था एनडीए को। अब जेडीयू के वो एमपी थोड़े तनाव में हैं जो उस कंस्टिट्यूएंसी में आरजेडी को हरा कर आए थे, क्योंकि भाई आखिर वो जीते हैं तो उन्होंने किसी को हराया है। उस वक्त उन्होंने आरजेडी को हराया था। अब आरजेडी और जेडीयू एक है और सामने 2024 का चुनाव है, तो ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी अपनी दावेदारी उन सीटों पे छोड़ देगी। 20-22 एमपी के आसपास जेडीयू वाले जीत के आए थे और 20-22 सीटें मिली थी और 17-18 या 16 एमपी जीत के आए थे। अब इन्हें तनाव हो रहा है। ये 16 एमपी सोच रहे हैं कि कहीं हमारी सीट आरजेडी वाला, अब मान लीजिए मैं 10,000 से या 5,000 से या 20,000 से जीता हूं, तो आरजेडी वाला भी दावेदार है। वो कहेगा कि इनके साथ एंटी इनकम्बेंसी है, ये सीट तो हम ही लड़ेंगे। तो ये एक चिंता खाई जा रही है। इस पर अभी एडजस्टमेंट पे बातचीत लालू जी आएंगे तभी जा करके होगी। तो ऐसे में क्या बीजेपी फिलर्स दे रही है? क्योंकि बीजेपी, ये पता है बीजेपी को कि बीजेपी ने जब भी अच्छा प्रदर्शन किया है बिहार में तो वो तभी किया है जब जेडीयू के वो साथ रही है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि चलिए जेडीयू साथ हो या ना हो, यहाँ जो जेडीयू और आरजेडी का कॉम्बिनेशन है, दिक्कत तो वो सबसे बड़ी है। अगर त्रिकोणीय मुकाबला हो जाए, जेडीयू अलग, आरजेडी अलग, भारतीय जनता पार्टी अलग, तो शायद कुछ संभावनाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हें लगता है बन सकती हैं। लेकिन जब आरजेडी और जेडीयू साथ में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो डर, खौफ लग रहा है कि चुनाव में क्या हो। भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है वो पुरजोर तरीके से करेगी। वो यही कर सकती है कि वो अपनी तरफ खींच सकती है जनता दल यूनाइटेड को। एक स्थिति ऐसी हो सकती है वापस, ताकि फिर से उसका एक विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाए। फिर उस स्थिति में उसे चिराग पासवान को समझाना होगा, जो कि और भी ज़्यादा करीब आ गए हैं अब जनता दल यूनाइटेड के निकलने के बाद। लेकिन बीजेपी की स्थिति मजबूत होती है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि बीजेपी में एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि अब ज़रूरत नहीं है नीतीश जी का वो जो जलवा था, अब वो जलवा जलाल है नहीं। तो आप घबराइए मत, आप चाहें तो उनको छोड़ सकते हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व को ये तय करना है कि अपनी ताकत पर वहाँ खड़ा हुआ जाए क्या। क्योंकि पहले ये होता था कि अपर कास्ट वोट जो है वो बीजेपी लेके आती थी और बैकवर्ड कास्ट वोट जो है वो जेडीयू लेकर के आती थी, और दोनों मिला करके विनिंग कॉम्बिनेशन में चले जाते थे। लेकिन बीजेपी ने हाल के दिनों में दूसरे राज्यों में देखा गया है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में उसने बैकवर्ड वोट्स में भी अपनी पैठ बना ली है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेगी या फिर सोचेगी कि चलो विनिंग फार्मूला ले आते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, क्या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें जेडीयू आरजेडी दोनों अलग होकर लड़े और इधर बीजेपी अलग होकर लड़े और कांग्रेस इन दोनों में से किसी एक साथ हो जाए और त्रिकोणीय संघर्ष हो जाए? वो तो तभी होगा जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने के लिए मचल जाएंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं कि भाई अब तो आ गया लोकसभा चुनाव, हमें दीजिए, अगर वो ऐसा करते हैं और तो पार्टी में टूट हो सकती है। क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत से विधायक सोच रहे हैं कि मुझे नीतीश के साथ रहने में फ़ायदा है, या फिर मैं जेडीयू का विधायक हूं लेकिन मुझे आरजेडी में चले जाने में फ़ायदा है, और आरजेडी अगर मुझे प्रॉमिस करती है कि अगली टिकट वो दे देगी तो क्या मैं उधर जा सकता हूं? क्या आपको लगता है नीतीश कुमार इतने कमज़ोर हो गए हैं, उनका बेस क्या कम हो गया है? जो कहा जाता था कि नीतीश कुमार जिधर सरकार उसकी, यानी मुख्यमंत्री वो और उनके पीछे जो भी आ जाए, आरजेडी जुड़ जाए या भारतीय जनता पार्टी जुड़ जाए, सरकार वो चलाएंगे। तो क्या वो बेस कुछ कम हुआ? आपको लगता है 24 हो या फिर 25 में फिर चुनाव होंगे राज्य के? उनकी ताकत विश्वसनीयता थी, विश्वसनीयता उनकी ताकत थी। जब वो बिहार में गए थे तो छोटा काम भी करते थे तो बहुत तारीफ इसलिए होती थी कि बिहार लालू जी के राज में बहुत पीछे था। कानून व्यवस्था के सवाल पर, विकास के सवाल पर बहुत ज़्यादा कर गया, इधर बहुत प्रगति ऐसा भी नहीं कहूँगा, लेकिन सामान्य राज्यों से भी पीछे था। आज भी परीक्षाएं वहाँ समय पे नहीं हो पाती हैं, ग्रेजुएशन 3 साल में नहीं होता है, पहले लालू जी के दौर में भी नहीं होता था। कानून व्यवस्था की थोड़ी स्थिति सुधरी थी,
तो उसके लिए बहुत क्रेडिट मिला। सड़कें बनी, लेकिन उसमें बहुत सी सड़कें केंद्र सरकार की द्वारा बनाई गई, पर उसका भी उनको एक परसेप्शनल फ़ायदा हुआ है नीतीश जी को। और वो क्रेडिबिलिटी बार बार आरजेडी की तरफ चले जाना, फिर बीजेपी की तरफ चले आना, फिर आरजेडी की तरफ चले जाना, उनकी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस जो है वो आज की तारीख में बढ़ी हुई है। तो नीतीश जी की शक्ति में थोड़ा क्षीणता वो तो स्पष्ट है, वो कमज़ोर हुए हैं। और देखिए आप, जो चिराग पासवान ने वो किया, वो उनके खिलाफ उम्मीदवार केवल किया खड़ा, और वहाँ वो समझिए कि उन्हें एकदम ही कमज़ोर कर दिया। वहाँ तो स्थिति ऐसी कर दी कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ खड़े नहीं किया, तो आरजेडी को फ़ायदा हुआ वहाँ पे, और ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। और नीतीश कुमार अपने इतिहास के सबसे कमज़ोर स्थिति में सीटों के लिहाज से हैं। हालांकि अपने वो गुणागणित से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन 40 के आसपास सीटें रह गई हैं। 243 का सभा है, विधानसभा है। तो आप जो कह रहे हैं वो तो सीटों के हिसाब से ही तय कर देते हैं। कमजोर नेता की जरूरत आरजेडी को भी है और बीजेपी को भी है, ये सबसे हैरानी वाली बात है। ये सबको माननी पड़ेगी। लेकिन देखिए, किसी प्रांत का कोई मुख्यमंत्री इतने साल रहा है तो उसके कुछ ट्रिक्स तो होते हैं अप हिज स्लीव्स, तो वो ट्रिक्स निकाल सकते हैं वो। एक तो उनके बारे में ये बात कही जाती है, और दूसरी बात है जहाँ फैसले अब जो 2, 4, 5% से हो रहे हैं, तो नीतीश के पास तो अब भी वोट परसेंटेज है ना, तो रिस्क क्यों ली जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में किस पोजीशन में है। भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन ये है कि उसके 3 साथी उससे अलग हो गए हैं, जो 2019 में 300 से ज़्यादा सीटें लाने में उसके मददगार थे। पंजाब में अकाली दल अलग हो गया है, महाराष्ट्र में शिवसेना अब उस रूप में है नहीं जिस रूप में वो सबसे बड़ी मददगार साबित होती थी। 48 सीटों वाला आप ये समझ लें कि वो राज्य है, और अधिकतर सीटें वहाँ एनडीए ने जीता था। अकाली दल पंजाब में इतने पुराना मित्रता टूट गया, बिहार में जेडीयू से टूट हो गई। तो तैयारियों का एक हिस्सा ये भी है कि क्या पुराने लोगों को जोड़ सकते हैं और किन शर्तों पर जोड़ सकते हैं। चलिए, ये तो बीजेपी की बात हुई। जेडीयू की बात सुन लीजिए। जेडीयू जिस तरह से था, कम एमएलएज आए थे, लेकिन आजकल हर व्यक्ति जो है वो अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है नीतीश जी के कम सीटों की वजह से। पहले तो वो सुधाकर सिंह और उस तरह से बयानबाजी आने लग गए, आरजेडी के नेता चैलेंज कर रहे हैं। अब तो जेडीयू के भीतर से उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने चैलेंज शुरू कर दिया है और कहा कि ये तो खत्म कर रहे हैं, ये तो पार्टी को सौंप रहे हैं तेजस्वी को, तो हमें तो जेडीयू को बचाना है। यानी कि पार्टी दो फाड़ हो जाएगा, ये स्थिति बन रही है। आगामी 19 तारीख को बैठक है, तो उपेंद्र कुशवाहा भी कहीं कुछ गणित में लगे हैं। और मत भूलिए कि एक आरसीपी सिंह है जो पर्दे के पीछे से उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, और वो जो वहाँ पर लवकुश का गणित बिठाया जाता है, कुर्मी और कोयरी जातियाँ साथ होती हैं और बड़ा वोट बैंक बन जाती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सपोर्ट बेस केवल नीतीश के प्रति समर्पित था, अब वही सपोर्ट बेस के दावेदार ये लोग भी हैं, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, तो उनकी ताकत को और कहीं तो नहीं घटा देंगे। और इनको कंट्रोल कैसे किया जाए, ये गणित तो दिमाग में नीतीश जी के चल ही रही होगी। केवल आरजेडी के साथ जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा कहते रहेंगे यार इन्होंने तो उत्तराधिकारी जेडीयू का तेजस्वी को घोषित कर दिया, तेजस्वी आरजेडी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, जेडीयू के उत्तराधिकारी कैसे हो सकते हैं। तो इस तरह से अस्थिरता जो है वहाँ की राजनीति में है। और भारतीय जनता पार्टी क्या जिस बारीकी से देख रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक कमी है, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विलक्षण चेहरा सामने खड़ा हो जाए जो कि उस स्तर पे भीड़ इकट्ठा करे और मुख्यमंत्री का चेहरा लगे आपको, वो दिखता नहीं है। उत्तर प्रदेश वाली स्थिति नहीं है, कोई भी ऐसा आपको व्यक्ति नहीं। सब बड़े नेता हैं, कद्दावर हैं, कई बार से सुशील मोदी सांसद बनते आए हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति जिसके लीडरशिप में लोग खड़े होते हों, वो चेहरा नहीं है। नहीं था तभी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए गए थे। याद करें 2005 में, अगर बीजेपी के पास होता तो वो अपना चेहरा बनाते। नीतीश जी का चेहरा इस्तेमाल हुआ था उस वक्त लालू जी को टक्कर देने के लिए। अब फिर से वहाँ पर चेहरा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि एक चेहरे की ज़रूरत अगर है, और 2024 अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत सी चीज़ें बाहर हो रही हैं, हिंडनबर्ग से लेकर के तमाम मुद्दे हैं, तो ऐसे में क्या दोस्ती कर ली जाए लोगों से। अच्छा, मुझे एक चीज़ और लगती है कि लोकसभा चुनाव में भले ही कोई रिस्क ना लेना चाहे, विधानसभा चुनाव में रिस्क ले लेंगे। एक राज्य है
वहाँ पे चलिए अब सरकार नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोकसभा के चुनाव उसमें रिस्क लेना थोड़ा जो है मुश्किल है। बिल्कुल और है। शायद इन्हीं गुणागणित को ध्यान में रख के कुछ कॉल वाला जो सीक्रेट कॉल है उसका कुछ देखिए, कॉम्बिनेशन महंगाई का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, हिंडनबर्ग का सवाल, चीन का सवाल, मुद्दे के तौर पर पिछली बार से संभवतः ज्यादा मुद्दे रहेंगे इस बार विपक्षियों के पास। ऊपर से विपक्ष का एक चेहरा बनना चाहते हैं नीतीश जी, कभी इनसे साथ मीटिंग करते हैं, कभी उनके साथ मीटिंग करते हैं, तो कहीं उसको खत्म, हालांकि उन्होंने पीछे कहा है कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके पहले भी वो कुछ और कह चुके हैं और कह करके वो जो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स होता है तो उसके वो बहुत ही अच्छे, और भाई उनकी जो एक गुणागणित बैठाने की क्षमता है उसके तो उनके विरोधी भी कायल मानते हैं। तो ऐसे में नीतीश जी आगे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत अस्थिरता है, ये सरकार बहुत तरीके से चल नहीं पा रही है, ये हकीकत है। तेजस्वी मजबूत होते चले जा रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड उस तरह से मजबूत नहीं रह पा रही है। 25 तारीख को बताते हैं कि महा रैली है दोनों पक्षों की एक ही दिन। 25 फरवरी को अमित शाह जा रहे हैं और वो एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं वाल्मीकि नगर में और फिर पटना में भी, और 25 तारीख को ही पूर्णिया में महागठबंधन वालों की भी रैली है, जो 7 दल तेजस्वी यादव और नीतीश के नेतृत्व में, उनकी भी रैली है। और देखिए शक्ति प्रदर्शन अभी चल रहा है, पर यही कहना चाहूँगा आखिर में कि अभी भी जो है इश्क के इम्तहान बाकी है और कुछ न कुछ देखिए ये जो सियासी गणित है वहाँ पर उसमें बदलाव आने वाले दिनों में आ सकता है। चलिए संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हमारे दर्शक भी बता सकते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि ये जो कॉल गया है अमित शाह का दिल्ली से बिहार मुख्यमंत्री के पास, उसमें क्या कुछ बातचीत हुई होगी, क्या कोई नया गणित बैठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव, लोकसभा के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।